प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बचा हुआ हिस्सा है पार्ट 3 उसको कवर करेंगे। तो पार्ट 1 और 2 में हमने डिटेल में ये बात देखी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, टाउन प्लानिंग, सील्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें देखी। तो पार्ट 3 देखने से पहले मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार फिर से देख लो। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम इंडस वैली के जो प्रोमिनेंट बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े लोकेशंस पे जहां पे एक्सकवेशंस की गई, तो वहां पे कई इस तरह की चीजें मिली जो कि ये हमको बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी ग्लोरियस थी। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम उन्हीं पर्टिकुलर सिटीज को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम हर एक्सकवेटेड साइट को डिटेल में समझेंगे कि कहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था ना, इंडिया, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पूरा ही पाकिस्तान वाला पार्ट, जो आज पाकिस्तान है उस वक्त तो था नहीं वो, और यहां तक कि अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वहां पे एक्सकवेशन करके देखा गया है कि हर जगह पे मान लो कोई सील यहां पे मिला हमें, और वैसा ही एक सील हमको यहां पे देखने को मिलेगा। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है ना कि यहां रहने वाले लोग और यहां रहने वाले लोग एक ही तरह के कल्चर के थे, एक ही तरह का खाना खाते थे, एक ही भगवान की पूजा करते थे। तो इसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो हम इस वाली वीडियो में कुछ प्रोमिनेंट साइट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैसे तो 1400 के करीब साइट्स के पे खुदाई हो चुकी है, 1400 के। कुछ छोटी साइट्स हैं, कुछ बड़ी हैं और कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जितनी भी साइट्स अभी तक एक्सकवेटेड हुई हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं बेसिकली। तो पहली कैटेगरी है न्यूक्लियस सिटीज की। तो ये न्यूक्लियस सिटीज का क्या फंडा है बच्चों? तो न्यूक्लियस सिटीज का फंडा है कि न्यूक्लियस सिटीज का मतलब होता है बड़े बड़े शहर। जैसे आज हम देखते हैं कि मेट्रो टाउन्स की बात हम करते हैं, जैसे बॉम्बे हो गया या फिर दिल्ली, बड़े बड़े शहर है ना। ये इंडिया में शहर तो काफी है, लेकिन 6 शहरों को ही हम मेट्रो शहर का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी शहरों के मुकाबले बड़े हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि एक छोटे से शहर के इर्द गिर्द काफी बड़ी सी टाउनशिप बस जाती है। तो एक ऐसे ही जगह को न्यूक्लियस साइट कहते हैं कि जिसका कुछ कोर हो। जैसे दिल्ली की बात करो तो आज से 600-700 साल पहले दिल्ली उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। तो दिल्ली का एक कोर हुआ करता था, उसके आसपास लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया और आज दिल्ली जो एक मेट्रो टाउन, एक महानगर बन गया। तो वैसे ही 3 महानगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तो इसको आप यहां मैप पे समझ सकते हो। ये हड़प्पा जो आज पाकिस्तान में है, ये मोहनजोदड़ो ये भी आज पाकिस्तान में। आप ये देखो ना, ये सारी चीजें नदी के किनारे बसी हुई है। हड़प्पा भी रवि नदी के किनारे, रावी नदी आप देख रहे हो ना नदी, क्योंकि सिविलाइजेशन में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मोहनजोदड़ो आप देख रहे हो इंडस नदी के किनारे। और तीसरी जो मेगा सिटी कह लो या महानगर कह लो, वो धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ कहां है? गुजरात में। अब ये रन ऑफ कच्छ क्या है? तो रन ऑफ कच्छ एक डेजर्ट है, जैसे जहां पे हमारे राजस्थान में डेजर्ट पाया जाता है, थार डेजर्ट, वैसे ही कच्छ भी जो है वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेड़ पौधे या जंगल वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल दूर दूर तक आपको सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलेगी, वो भी सफेद कलर की। तो बिल्कुल आप मान सकते हो कि डेजर्ट वाले एरिया में तीसरा जो महानगर बनाया था इन लोगों ने, धोलावीरा का। तो पहली कैटेगरी तो ये। दूसरी कैटेगरी है कोस्टल टाउन्स की। तो कोस्टल टाउन जहां से समुद्र बहुत नजदीक हो, जहां से जहाज चल के कहीं और जा सके। तो ऐसे 2 कोस्टल टाउन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक तो लोथल, लोथल ये आप देख रहे हो समुद्र के कितने किनारे पे है, और दूसरा सुक्ता गेंदोर। तो लोथल तो गुजरात में ही है, दूसरी साइट है सुक्ता गेंदोर। तो ये है आपका सुक्ता गेंदोर, ये आप देख रहे हो अरेबियन सी के कोस्ट पे। तो ये आज की डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये 2 कोस्टल टाउन्स, क्योंकि यहां से समुद्र नजदीक है तो जहाज यहां से आया जाया करते थे। और तीसरी कैटेगरी है बाकी सारे सिटीज की, जो जिनको महानगर नहीं कह सकते, जिनको पोर्ट सिटीज नहीं कह सकते, उनकी कैटेगरी थर्ड कैटेगरी है। तो इसमें से
कुछ प्रोमिनेंट शहर है कालीबंगन, तो ये आप देख रहे हो कालीबंगन। सुरकोटाडा, सुरकोटाडा गुजरात में है, धौलावीरा के पास है, ये रहा सुरकोटाडा। बनवाली, बनवाली जो है हरियाणा में है, ये रहा बनवाली। कोट डीजी, तो कोट डीजी है तो पाकिस्तान में, ये रहा मोहनजोदड़ो के काफी करीब है कोट डीजी, तो ये आप देख पा रहे हो। तो अब हम इन्हीं बड़े बड़े शहरों को स्टडी करेंगे कि जब यहां पे एक्सकवेशन की गई तो क्या क्या प्रोमिनेंट आर्टिफैक्ट्स पाए गए। तो हम थोड़ा डिटेल में इन चीजों को देख ले। और एक और शहर आपको डिटेल में पढ़ना है, वो है चान्हू दाड़ो। तो चान्हू दाड़ो ये रहा, ये भी पाकिस्तान में ही है आज। तो आइए हम डिटेल में एक एक करके इन सब साइट्स को समझेंगे। उसके पहले एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि 1400 साइट्स मिले हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ तो बहुत ही छोटे हैं। तो सबसे बड़ी साइट जो आज तक डिस्कवर की गई है वो है मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो। ठीक, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, इंडस नदी के किनारे। इस पे एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड में। जो सबसे छोटी जो एक्सकवेटेड साइट है वो है अल्हादीनो। कुछ एडिशनल चीजें आप याद रख लो, इंडिया में सबसे ज्यादा साइट्स गुजरात स्टेट में मिली है, गुजरात स्टेट में सबसे ज्यादा 200-250-300 के करीब साइट्स आपको अकेले गुजरात में ही देखने को मिलती है। तो इंडिया में किस किस स्टेट में इंडस वैली फैली हुई थी? तो गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि कश्मीर में और महाराष्ट्र में। ठीक है, बंगाल में कोई भी सबूत नहीं मिला है कि इंडस वैली से उसको जोड़ के देखा जा सके। तो बेसिकली वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए पहले हम न्यूक्लियस सिटीज की बात कर ले। तो न्यूक्लियस सिटीज तो आप समझ ही गए, बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़े महानगर। तो सबसे पहली जो जहां पे एक्सकवेशन हुई थी वो तो हड़प्पा ही थी। तो हड़प्पा के बारे में कुछ फैक्ट जो आपने याद रखने होंगे वो आप देख लो। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये रवि नदी, जो जिसको रावी भी बोलते हैं, तो पंजाब में बहने वाली एक नदी है ये। तो पंजाब से निकल के फिर ये पाकिस्तान में ये नदी चली जाती है। तो पाकिस्तान में है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, तो उस वक्त तो पंजाब एक ही था जब ये एक्सकवेशन हो रहा था। तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रांत है, उसमें रावी नदी के किनारे इसको बसाया गया था। अब यहां से जो आपको याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, ये आप देख रहे हो हड़प्पा। तो यही पहली साइट है, इंडस वैली साइट का पता यहीं से चला था, हड़प्पा से। एक्चुअली 1826 में ही लोगों को यह बात पता चल गई थी कि हड़प्पा में कुछ है, कुछ ऐसा मिला है जो काफी पुराना है। लेकिन इसकी फाइनल जो, या पहली बार आप कह लो कि लार्ज स्केल पे एक्सकवेशन की गई, वो 1921 में की गई थी। तो 1921 में खोजा जाने वाला इंडस वैली का ये पहला साइट था। और इसको किसने खोजा था? खोजा किसी और ने था, लेकिन इसकी खुदाई, एक्सकवेशन दयाराम साहनी ने की थी। ये सब आपको याद रखना है। ठीक, अब हड़प्पा की सिग्निफिकेंस क्या थी कि ये एक गेटवे सिटी की तरह था। गेटवे सिटी का क्या मतलब होता है? तो मान लो कि आपने कई छोटे छोटे शहर बना रखे हैं और ये आपकी सिविलाइजेशन है पूरी। तो अगर बाहर की दुनिया से कोई आता है तो सबसे पहले हड़प्पा में ही आएगा। मान लो ईरान से कोई आता है या चीन से कोई आता है तो पहले हड़प्पा ही आता था और फिर वहां से बाकी के शहरों में जाता था। तो ये एक गेटवे सिटी होने के साथ साथ बहुत सारे प्रोमिनेंट रूट के रास्तों पे पड़ता था। यानी किसी को अगर ईरान से चाइना जाना है तो वो हड़प्पा से होके गुजरता था। किसी को अगर उत्तर प्रदेश से मेसोपोटामिया या अफगानिस्तान जाना है तो वो हड़प्पा से होके गुजरता था। इसीलिए हड़प्पा बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा एक मेगा टाउन का रूप ले लिया था हड़प्पा ने। तो अब जब भी हम कोई सिटी पढ़ेंगे तो हमको ये भी याद रखना है कि उस सिटी से क्या क्या प्रोमिनेंट चीजें एक्सकवेशन में प्राप्त की गई हैं, वहां से क्या क्या चीजें खुदाई के दौरान हमको मिली हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट चीजें जो हड़प्पा से हमको मिली हैं खुदाई के बाद, तो आप याद रखोगे इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी यानी बहुत विशाल है ये। तो ऐसी ऐसी 2 ग्रैनरीज मिली है। ग्रैनरी क्या होती है? जहां अनाज, आज हमारे
गवर्नमेंट ने कई जगह पे अनाज के गोदाम बना के रखे हैं। तो अनाज के गोदाम क्यों बनाए जाते हैं? अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है जिसको आप खा नहीं सकते हो, तो उसको कहीं तो बचा के रखोगे ना, कहीं तो स्टोर करके रखोगे ना। तो वही ग्रेनरी है। अब आप बोलोगे कि ये तो ग्रेनरी जैसी दिखती नहीं है, तो आपको कैसे पता कि ये ग्रेनरी है? तो ये हिस्टोरियंस ने यहां से अनाज के दाने पाए, हर जगह अनाज का दाना पाया इसके नीचे दबा हुआ। तो इससे यही पता चला कि इसका काम ही था अनाज रखना, यहाँ पे अनाज ही रखा जाता था। तो इससे यह भी बात पता चल गई कि अगर आप अनाज को स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग फार्मिंग में बहुत अच्छे थे, वो जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर लिया करते थे। तो ग्रेट ग्रैंडरी हमको मिली है हड़प्पा में। और दूसरी चीज जो हमको मिली है वो है रेड सैंडस्टोन से मिली ये एक पुरुष यानी मेल की मूर्ति, टॉर्सो, यानी इसकी पूरी शरीर तो नहीं है, यहां सिर्फ लोअर हाफ मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं मेल टॉर्सो। तो ये दो चीजें हमको हड़प्पा से मिली है। और भी कई चीजें हड़प्पा से मिली है। एक बहुत चौंकाने वाली चीज हमको हड़प्पा से मिली है। तो ये इस तरह के छोटे खिलौने तो मिले ही हैं, साथ ही साथ एक पूरा का पूरा बैलगाड़ी वहां से मिली है। हड़प्पा से बैलगाड़ी यानी ऑक्स ड्रिवन कार्ट्स मिले हैं, और साथ ही साथ ये छोटे छोटे खिलौने भी मिले हैं। ये देख के आपको लगता है ना कि ये पूरी बैलगाड़ी है। अब आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये बैलगाड़ी 4000 साल पहले है, 4000 साल पुरानी है ये। तो इससे हमको पता चलता है कि हड़प्पा के लोग व्हीकल्स वगैरह बनाना जानते थे। ये देखो व्हील्स, तो ये काफी एडवांस लोग थे। और ये सब हड़प्पा, आपको याद रखना है कि क्या चीज कहां से हमने ढूंढी है या कहां से खुदाई के दौरान क्या चीज हमने देखी। तो हड़प्पा में ही एक सिमिट्री मिली है जो फेमस सिमिट्री है, R37 बोलते हैं उसको। वहां पे 57 डेड बॉडीज मिली है, मतलब जिनको डेड बॉडीज इन द सेंस कि मरने के बाद उनको दफनाया गया। तो एक बहुत बड़ी सिमिट्री मिली है, R37 का नाम दिया गया है इसको। ये हड़प्पा से ही मिली है, ये आप याद रखोगे। जो अगली बड़ी न्यूक्लियस सिटी थी वो थी मोहनजोदड़ो की, और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली की, काफी पावरफुल। यहाँ के जो लोग होते थे काफी वेल्दी और पावरफुल होते थे। इस पे एक मूवी भी बनी है, वो आप देखोगे तो आपको काफी कुछ वहां से समझ में आएगा। वैसे चैप्टर समझने के लिए मूवी देखने की जरूरत नहीं है, पहला ध्यान तो आपका पढ़ाई पे ही होना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो एनीवेज, तो मोहनजोदड़ो ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। तो एक तो हड़प्पा हमने ऑलरेडी देख लिया। तो हड़प्पा जो है वो रवि नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो भी आज पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ता है ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की आपस की दूरी है 500 किलोमीटर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा रवि नदी के किनारे है, ये इंडस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा से आप नाव के जरिए मोहनजोदड़ो जा सकते थे। इसके कई सबूत मिले हैं हिस्टोरियंस को। तो एक तरह से ये दोनों सिटीज के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे से आना जाना लगा रहता था, जबकि ये 500 किलोमीटर की दूरी पे है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि मोहेंजो दाड़ो नाम है इसका। मोहेंजो दाड़ो, दाड़ो का मतलब होता है टीला। ये आप टीला देख रहे हो, टीला। तो इसके ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे काफी सारी डेड बॉडीज हैं। तो मोहेंजोदाड़ो का मतलब होता है डेड बॉडीज जहां पे मिले वो टीला, माउंट ऑफ द डेड, मतलब जिस टीले के नीचे डेड बॉडीज को दफनाया गया हो, वही मोहनजोदाड़ो का मतलब है। तो मोहनजोदाड़ो शहर को की जब खुदाई हो रही थी तो उसके 7 लेयर्स मिले। 7 लेयर्स मिलने का मतलब है कि एक बार शहर बर्बाद हो जाता था, फिर उसको बसाया जाता था। तो ऐसे करके 7 लेयर्स मिलने का मतलब है कि यह शहर 7 बार फिर से बसाया गया था। तो माना जाता है कि ऐसा फ्लड की वजह से होता था, क्योंकि नदी के किनारे इंडस नदी काफी बड़ी नदी है, तो बार बार फ्लड आ जाया करते थे। तो आप याद रखोगे कि 7 बार किस जगह को, तो मोहनजोदाड़ो को। सबूत मिले हैं ऐसे। तो हमको मोहनजोदाड़ो से क्या क्या अच्छी चीजें वहां से एक्सकवेशन के दौरान मिली, क्या क्या, वो हम देख लें। तो डांसिंग गर्ल की स्टैचू हमको मिली है। ये डांसिंग गर्ल की स्टैचू ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ये हमको वहां से मिली है।
तो ये आप देख रहे हो, बैंगल्स वैंगल्स सारा कुछ पहन के, ज्वेलरी वगैरह पहन के। आप यकीन करो ना करो, ये सब 4000 साल पहले बनाए गए थे, हमारे ही पूर्वजों ने अपने हाथों से ये सारी चीजें बनाई हैं। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ, अच्छा एक और चीज, बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू, यानी दाढ़ी वाला एक इंसान की स्टैचू यहां पे मिली है। अब इसके बारे में हिस्टोरियंस क्लियर नहीं है। कुछ का मानना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होगा, कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा, तभी तो उसकी स्टैचू बनाई गई है। अब ये इंपॉर्टेंट आदमी कोई भी हो सकता है, ये किंग भी हो सकता है ये मोहनजोदाड़ो का राजा हो सकता है ये मर्चेंट हो, कोई व्यापारी हो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी राजा के सिस्टम का सबूत नहीं मिला है कि राजा वहां पे रूल करते थे। सबूत ये मिले हैं कि जो मर्चेंट्स होते थे, जो वेल्दी पीपल, अमीर लोग होते थे, वो शहर को कंट्रोल करते थे, गवर्नमेंट वही चलाते थे। ठीक, अब ये कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रीस्ट है, यानी ये पुजारी है जो पूजा पाठ करवाता है। तो जो भी हो, इसको बियर्डेड प्रीस्ट के ही नाम से जाना जाता है। ऐसा मान लिया गया कि एक पुजारी है, कि हाथ में इसने ताबीज वगैरह ये सारी चीजें, यहाँ पे इसने सर पे ये पहना है, इससे ये पता चलता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है, वो है मदर गॉडेस की स्टैचू। मदर गॉडेस, ये स्टैचू आप देख पा रहे हो। तो मदर गॉडेस की पूजा करते थे सारे इंडस वैली वाले। तो यहां से हमको काफी बड़ी एक स्टैचू मिली है। तो ये देवी है, देवी धरती माता, जिसकी पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे। तो यही मूर्ति कई और जगहों से भी मिली है, लेकिन ऐसी सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे ज्यादा मात्रा में हमको मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। और एक और चीज जो हमको मोहनजोदाड़ो के बारे में याद रखनी होगी बच्चों, वो ये है कि सबसे ज्यादा सील्स मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। एक और चीज जो मोहनजोदाड़ो को बहुत फेमस बनाती है, वो है ग्रेट बाथ। तो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, तो ये सीढ़ियां उतर के लोग नीचे जाते थे और यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था। तो एक तरह से लोग यहाँ पे नहाते थे, कपड़े धोते थे, क्या करते थे वो कहना मुश्किल है, लेकिन इसको पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इसके दीवारों पे अलकतरा यूज किया गया, अलकतरा जो आज हम रोड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सोचो हमारे पूर्वज कितने एडवांस्ड, कितने इंटेलिजेंट थे। तो इसी बिल्डिंग को नाम दिया गया है ग्रेट बाथ, यानी नहाने की बहुत अद्भुत और बड़ी जगह। तो ये हमको कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। इसको कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला वाटर पूल, वाटर टैंक या बाथिंग पूल, सबसे पहला। और यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात यह है कि नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए भी यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। ये आप देख रहे हो रूम्स, यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे जो अब टूट गए, ये आप देख पा रहे होगे रूम्स वगैरह। तो ये ग्रेट बाथ हमको कहां से मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। अब आइए देखते हैं तीसरे बड़े शहर के बारे में, धोलावीरा। ठीक, तो ये तीसरा न्यूक्लियस टाउन है। तो यहाँ की क्या क्या फेमस चीजें हमको याद करनी होगी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दुनिया का पहला साइन बोर्ड यही मिला है। अब ये साइन बोर्ड का क्या चक्कर है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जब शहर बसाते थे तो शहर को दीवार से घेर देते थे, चारों तरफ से दीवार बना देते थे। तो दीवार बनाओगे तो कहीं पे गेट तो बनाओगे ना, जहां पे गेट से लोग अंदर जाएंगे। तो उसी गेट पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, शायद लिखा होगा कि वेलकम टू धोलावीरा या धोलावीरा में आपका स्वागत है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो तो डिकोड नहीं हुई है, लेकिन ये साइन बोर्ड था, इतना जरूर पता है। तो ये साइन बोर्ड हमको कहां पे मिला है? तो धोलावीरा में मिला है। एक और चीज जो धोलावीरा को बाकी जगहों से अलग करती है वो ये है कि यहां जो महल टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल पत्थर के बने हुए। ऐसा लगता है कि आपको देख के यकीन नहीं होगा कि ये 4000 साल पुराना है। आप बोलोगे कि आप तो कोई भी फोटो दिखा रहे हो, ये आपको लगेगा कि ये 500-600 साल पहले किसी ने बनाया होगा। नहीं, ये 4000 साल पहले बना है। और ये बाद में बनने वाले यूरोपियन किलों के जैसा दिखता है। जो यूरोप में बड़े बड़े किले बनाए गए बहुत बाद में, उनकी तरह ये मैच होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपियन कैसल से रिसेंबलिंग जो स्ट्रक्चर है वो कहां मिले हैं? तो वो धोलावीरा में मिले हैं। अब एक और चीज है कि मैंने आपको बताया कि साइन बोर्ड होते थे, गेट्स होते थे। तो ऐसे कई गेट्स होते थे, एक शहर में कई गेट्स होते थे। तो गेट पे गार्ड्स भी होंगे ना। तो ये इकलौता ऐसा शहर है जिसमें गेट्स पे गार्ड्स को रहने के लिए रूम्स वगैरह दिए गए थे।
ठीक है, रूम्स थे गेट पे बने हुए, किसके लिए? तो गार्ड्स के लिए। एक और चीज कि धोलावीरा इकलौती ऐसी जगह है इंडस वैली साइट में जहां पे जो शहर है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में। तो जनरली इंडस वैली के जो शहर होते थे वो 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा कहलाता था सिटाडल, ये सब हमने कवर कर लिया है पार्ट 2 में। एक होता था सिटाडल और एक होता था नॉर्मल शहर जो लोअर सिटी होती थी। तो 2 हिस्से। सिटाडल में जो है वीआईपी टाइप के लोग रहते थे, प्रीस्ट, मर्चेंट। तो और सिटाडल जो है वो थोड़ी ऊंचाई पे बनाई जाती थी। चलो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, ये सिटाडल ही है, ये ऊंचाई पे बनाई गई जगह है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे, मर्चेंट्स रहते होंगे, बिजनेसमैन, प्रीस्ट रहते होंगे, और उसके नीचे बाकी पूरा शहर बसाया जाता था। तो जनरली शहर के 2 हिस्से किए जाते थे, लेकिन धोलावीरा में 3 हिस्से किए गए। तीसरा हिस्सा ऐसा माना जाता है कि मर्चेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा गया था। तो ये आप याद रखोगे। अब हम बात करते हैं कोस्टल टाउन्स की, यानी वो शहर जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। तो ये आप देख रहे हो, ये लोथल की पेंटिंग है, ओरिजिनल तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस के सजेशंस पे बनाई गई है। तो ये लोथल जो है वो नदी के किनारे बसा हुआ था और समुद्र से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था ये। तो मान लो ये नदी है, ये नदी बह रही है और यहां पे समुद्र है मान लो, और यहां से यहां तक लैंड है। तो आप क्या करते हो, नदी को काट के समुद्र से जोड़ देते हो, तो जो जहाज है वो अंदर तक आ सकते हैं ना। तो यही सारे स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। तो अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लें। तो ये जो लोथल नाम की जगह है, ये भोगावो नाम के नदी के किनारे बसी हुई है, भोगावो गुजरात। तो भोगावो नदी है, लोथल जगह है, और दोनों नदी और ये जगह गुजरात में है। तो ये इंडस वैली की इकलौती ऐसी जगह है जहां से हमको डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां जहाज आके रुकते हैं। यहां देखो जहाज रुक रहे हैं ना, जो लोग दूर दूर से आते हैं वो अपना जहाज कहीं तो लगाएंगे। जैसे आज हम अपनी गाड़ियां गैराज में लगाते हैं, वैसे जहाज को रखने के लिए जगह बनाई जाती थी। 2-3 दिन ये रहेंगे लोथल में, बिजनेस वगैरह करेंगे, फिर अपनी जहाज को लेके चले जाएंगे। तो 2-3 दिन तक जहाज कहां रहेगा? तो डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड बना हुआ है लोथल में। तो ये दुनिया का पहला डॉकयार्ड माना जाता है, दुनिया का पहला पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? वो जगह जहां पे जहाज आते हैं जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो मैनचेस्टर क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है, जो मॉडर्न यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही है। तो यहां पे कपड़ों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े बनाए जाते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी कॉटन उगाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पहले इंसान थे जिन्होंने कॉटन उगाया। पूरी दुनिया में कहीं अगर कॉटन सबसे पहले उगाया गया तो हड़प्पा में उगाया गया। बाद में इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि कॉटन वगैरह उगाए जाते थे और लोथल से, ये फैक्ट्री देख रहे हो, कपड़े वपड़े लोड करके लोग ले जाते थे अपने अपने कंट्रीज, इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया है। एक और बहुत फेमस चीज, यहां से चेस बोर्ड मिला है, पत्थर का बना चेस। जो आज हम चेस खेलते हैं बच्चों, वही चेस इंडस वैली में मिला है। हमारे पूर्वजों ने ये सब काम कर रखा था। अब देखो, क्योंकि लोथल जो है वो एक पोर्ट सिटी है जहां पे जहाज आते जाते रहते थे, तो यहां से विदेश में बने कई सामान मिले हैं। तो टेराकोटा फिगराइंस मिली है यहां से, जो इजिप्ट में बनी थी। तो इजिप्ट में ममीज का होता है कल्चर, जहां पे लोग मर जाते हैं तो उनको ममीज बना के दफना दिया जाता है। तो उन्हीं ममीज की मूर्ति मिली है, कहां से? लोथल से। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जहाज आते थे ना, इजिप्ट से आते थे, मेसोपोटामिया से आते थे, तो उन्हीं जहाजों में से कोई लेके आया होगा इन चीजों को। तो ये सारी चीजें हमको लोथल में देखने को मिली है। तो कोस्टल टाउन 2 थे, पहला तो लोथल हमने देख लिया, जो दूसरा कोस्टल टाउन था वो था सुख्ता गेंदोर। तो ये जगह है सुख्ता गेंदोर, ये है पाकिस्तान, ये है ओशियन, अरेबियन ओशियन है ना, ये समुद्र है ना ये। तो सुख्ता गेंदोर अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहां लोकेटेड है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहां से तो ईरान स्टार्ट हो जाता है, तो ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड है।
और इसकी लोकेशन ही देख के आप समझ गए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक छोर है, एक कॉर्नर है ये, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट मानी जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 कोने हैं ना, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। एक कोना है मांडा में, मांडा जो कि कश्मीर में है। कोना मतलब यहां पे सबूत मिले हैं इंडस वैली के, इसके बियॉन्ड कहीं पे सबूत नहीं मिले हैं, तो इसको बाउंड्री मान लिया गया। ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको बार बार याद रहे। जो वेस्ट वाला कोना है वो यूपी में मिला है, आलमगीर में, आलमगीरपुर में, ठीक। जो साउथ वाला कोना है वो दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो पार्ट 2 महाराष्ट्र में। तो ये जो ये वाला कोना है वेस्टर्न मोस्ट वाला, वो सुक्ता गेंदोर ही है, सुक्ता गेंदोर है ये। तो चारों कोने, तो सुक्ता गेंदोर जो है वो समुद्र के किनारे पे था, मकरान कोस्ट बोलते हैं इसको, इस कोस्ट को मकरान कोस्ट बोलते हैं। पाकिस्तान के ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये मकरान कोस्ट कहलाता है, जो अरेबियन सी से लगा हुआ है। तो ये जो है समुद्र से 55 किलोमीटर अंदर की तरफ बना हुआ था। शायद उस वक्त समुद्र जो है और अंदर था, आज की डेट में ये 55 किलोमीटर दूर नजर आता है। तो यहां के बारे में माना जाता है कि मकरान कोस्ट आज भी फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। पाकिस्तान से बड़े बड़े जहाज जो है मछलियां भर भर के अलग अलग कंट्रीज में, अफ्रीका वगैरह या ऐसी कंट्रीज को सप्लाई करते हैं जहां समुद्र नहीं होते। जहां समुद्र नहीं होते हैं वहां मछलियां नहीं होती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, इस तरह के जगहों पे सप्लाई की जाती है पाकिस्तान से आज भी। तो उस टाइम के लोगों के बारे में भी सबूत मिले हैं कि फिश ट्रेडिंग करते थे सुत्का गेंदोर। तो ये क्वेश्चन एक बार तो पूछा गया, मैंने देखा था कि पूछा गया था कि विच ऑफ दीज इंडस वैली साइट इज फेमस, वॉज फेमस फॉर फिश ट्रेड, तो वो सुत्का गेंदोर ही था। और ये सुत्का गेंदोर जो है ये भी माना जाता है कि जब लोथल से जहाज चलते थे तो सुत्का गेंदोर में रेस्ट किया करते थे और फिर आगे अपनी जर्नी पूरी करते थे मेसोपोटामिया की तरफ। तो बाकी जो बची 2 कैटेगरीज हमने देख ली, एक तो न्यूक्लियस सिटीज की, दूसरी पोर्ट सिटीज की। अब बाकी बचे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनके बारे में भी हम देख लें। कालीबंगन, तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। तो कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काले, काली मतलब काला, बंगन मतलब बैंगल्स, चूड़ियां। तो कालीबंगन का जो हिंदी में मतलब होता है, या हिंदी कह लो या उनकी अपनी लैंग्वेज, आज हम इसको कालीबंगन के नाम से जानते हैं ना। इंडस वैली वाले इसको क्या बुलाते थे क्या पता। तो कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काले कलर की चूड़ियां। तो पूछा जाएगा कि कालीबंगन किस स्टेट में है, तो राजस्थान स्टेट में है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। अब यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा ही समझ लो। तो देखो यहां से हमको 5 फायर ऑल्टर्स मिले हैं। फायर ऑल्टर क्या होते हैं? जहां पे पूजा की जाती है। जैसे आज भी हम मंदिर जाते हैं तो अगरबत्तियां वगैरह जलाते हैं, तो आग, पूजा करने के लिए आग का यूज किया जाता है, कई सारे रिलीजियस कल्चर्स में किया जाता है। तो वैसे ही 5 फायर अल्टर्स मिले हैं जहां पे ये लोग आग वगैरह जला के पूजा करते थे। तो ये कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं, ठीक। यहां से एक सिलिंड्रिकल सील मिली है। तो जो जनरली बाकी जगहों से सील मिलती थी वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, लेकिन यहां से जो सील मिली है वो सिलिंड्रिकल है। सिलेंडर समझते हो ना, सिलिंड्रिकल सील। ऐसी सील्स देखने को मिली है कालीबंगन से। एक और चीज जो यहां से आपको मिली है देखने को, कि जो फ्लोर्स होते थे वो डिजाइनदार थे। जैसे ये लोग घर बनाते थे तो घर में फ्लोर होता है, तो फ्लोर पे ये लोग सर्कल की डिजाइन बना दिया करते थे, इंटरसेक्टिंग सर्कल की। तो ये कहां से? ये भी कालीबंगन से। और एक बहुत अच्छी चीज जो कालीबंगन में देखने को मिली है कि खेत, जुताई की हुई खेत, प्लग्ड फील्ड का मतलब एक ऐसा खेत जिसमें जुताई की गई हो, जिसमें सबूत मिलते हो कि यहाँ पे खेती की जाती थी। प्लग्ड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल में ही 2 बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो प्लग्ड फील्ड, कालीबंगन। तो बस आपने ये याद रखना है कि कहां से हमको क्या चीज एक्सकवेशन में मिली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं बनवाली की। तो बनवाली भी घग्गर नदी के ही किनारे पे है, लेकिन ये हरियाणा में है।
तो दो साइट्स हैं घग्गर नदी के किनारे पे। तो बड़ी बड़ी साइट्स तो नदी के किनारे पे ही बनती थी। तो एक साइट है बनवाली और दूसरी जो हमने अभी अभी देखा कालीबंगन, दोनों घग्गर के किनारे पे। बनवाली जो है वो हरियाणा में है और कालीबंगन जो है वो राजस्थान में। तो बनवाली के बारे में हमको क्या याद रखना है कि यहां से एक महल जैसा स्ट्रक्चर मिला है, महल, तो महल के पिलर्स वगैरह, तो बस आपको यही याद रखना है कि महल जैसा अगर कोई स्ट्रक्चर पाया गया है तो बनवाली में पाया गया है। दूसरी चीज, यहां से डीलक्स पॉटरी यानी महंगी महंगी जो घड़े वगैरह बनाए जाते थे। तो नॉर्मली जो पॉटरीज होती थी वो मिट्टी की होती थी, लेकिन यहां से जो पॉटरीज मिली है वो उसमें कभी हाथी दांत का यूज होता है, कभी मेटल का यूज होता है, मतलब महंगी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो जिससे पता चलता है कि बनवाली में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड काफी अच्छा था, काफी पैसे वाले लोग थे। देखो पैलेस भी मिला है वहां से, डीलक्स पॉटरी भी मिली है, तो आप याद रख सकते हो कुछ इस तरीके से आप अपनी मेमोरी में। अगली जो लोकेशन है वो है चान्हू दाड़ो। तो चान्हू दाड़ो को फैक्ट्री भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैक्ट्री माना जाता है इसे। फैक्ट्री का क्या मतलब होता है? जहां लोग रहते कम हो, दिन में जाते हो, काम करते हो और काम करके अपने बड़े शहरों में आके सो जाते हो। तो इसको फैक्ट्री के तौर पे देखते हैं हिस्टोरियंस। क्यों देखते हैं? क्योंकि यहां से कुछ ऐसी चीजें ही मिली हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ पे काम होता था, यहाँ पे लोग रहते नहीं थे बल्कि काम करते थे। तो सबसे पहली बात की चान्हू दाड़ो कहां पे है? तो चान्हू दाड़ो जो है पाकिस्तान में ही है, और मोहनजो दाड़ो जो बहुत बड़ी साइट है इंडस वैली की, उससे 130 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है। तो ये मोहनजो दाड़ो है, तो यहां पे है चान्हू दाड़ो, और पास में ही है मोहनजो दाड़ो के कोट डीजी। तो कोट डीजी के बारे में भी हम देखेंगे। तो चान्हू दाड़ो भी इंडस नदी के ही किनारे है, मोहनजो दाड़ो भी इंडस नदी के ही किनारे है। अब चान्हू दाड़ो के बारे में एक चीज है कि वहां पे सिटाडल नहीं मिला है। तो सिटाडल नहीं मिला है। बाकी जो इंडस वैली के शहर हैं उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता था ना, एक होता था सिटाडल जहां पे कि वीआईपी लोग रहते थे। तो सिटाडल नहीं मिला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, इसका यूज किसी और काम के लिए किया जाता था। तो इसी जगह की जब खुदाई की गई तो देखा गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सील्स मिले हैं। यानी बहुत ज्यादा सील्स कहीं पे क्यों मिलेंगे? इसका मतलब है सील वहीं पे बनाए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे ये देख रहे हो पत्थर के टुकड़े, ये पत्थर के टुकड़े नहीं है, इनको मोतियों की तरह तराशा गया है। तो ये भी काफी मात्रा में, ऐसे 500,000 टुकड़े अगर कहीं मिले तो आप तो यही मानोगे ना कि यहाँ पे यही बनाया जाता होगा। तो ये इसीलिए चान्हू दाड़ो को फैक्ट्री माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में ये बीड्स मिले हैं, मोतियों के जैसे छोटे छोटे पत्थर मिले हैं जिनको इंसानों ने तराश के बनाया, पॉलिश करके बनाया है। तो इसीलिए इसको मान लिया गया कि ये बीड मेकिंग फैक्ट्री है, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां मोती बनाए जाते थे। साथ ही साथ यहां से इंक पॉट भी मिले हैं। इंक पॉट यानी जब आप कुछ लिखोगे तो आज हम पेन की मदद से लिखते हैं, तो उस वक्त कलर होते थे, तो कलर में आपने कोई लकड़ी डुबाई और फिर उसको पत्ते वगैरह पे या कपड़ों पे, कॉटन पे, जहां लिखना है लिखो। तो वो सारी चीजें हमको यहां से मिली हैं। इंक पॉट, राइटिंग टैबलेट्स, यानी यहां रहना कम होता था और काम किया जाता था, ऑफिस जैसा इसको यूज करते थे, बीड्स बनाते थे, सील्स बनाते थे, या इंक पॉट, राइटिंग पैड वगैरह। तो ये प्रॉपर फैक्ट्री की तरह इसको आप इमेजिन कर सकते हो। अगला जो लोकेशन है वो है कोट डीजी। तो कोट डीजी भी जो है वो इंडस नदी के किनारे है। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि पहला है मोहनजोदाड़ो, फिर है कोट डीजी, फिर है चान्हू दाड़ो। तो ये तीनों जो है इसी ऑर्डर में है, साउथ, मोहनजोदाड़ो के साउथ में कोट डीजी के साउथ में चान्हू दाड़ो। तो तीनों के तीनों इंडस नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक, अब यहां के बारे में जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इस शहर में कई हिस्सों में, कई बिल्डिंग्स में जलने के सबूत मिले हैं। पूरी की पूरी ग्राउंड में जलने की सबूत मिली है कि कोई बहुत बड़ी आग ने इसको डैमेज कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस वैली के किस साइट को प्रोबेबली हैवी फायर ने डैमेज किया, आग ने डैमेज किया। तो वो है कोट डीजी। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट यहां से है कि यहां से ऑक्स यानी बैल, और साथ ही साथ पीपल लीफ,
पीपल लीफ की अलग अलग मूर्तियां, पीपल का पेड़ होता है ना, जो हिंदू धर्म में काफी सेक्रेड माना जाता है, लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इंडस वैली के लोग भी पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ये बात हमको कैसे पता? सील्स वगैरह, उन्होंने जो सील्स वगैरह बनाई उसको देख के पता चलता है कि वो पीपल का पेड़ ही है जिसके सामने लोग झुक के पूजा कर रहे हैं। तो ये पीपल के पेड़ वाली जो मूर्तियां हैं या जो बैल वाली मूर्ति है, वो हमको कोट डीजी से ही बहुत बड़ी संख्या में मिली है। अगली जो लोकेशन है वो है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा गुजरात में है। तो गुजरात के कच्छ में है। कच्छ जो है एक रेगिस्तान है, डेजर्ट की तरह है। तो यहाँ पे क्या खास चीजें हमको देखने को मिली है? यहाँ पे एक बरियल रूम मिला है। बरियल रूम यानी एक ऐसा रूम जहां पे कि लाशों को दफनाया जाता था। ठीक, अब यहाँ पे देखो, हमने पार्ट 2 में डिटेल में कवर किया है बरियल प्रैक्टिस के बारे में। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है अपने मरे हुए रिश्तेदारों को दफना दिया करते थे, जमीन में गड्ढा बना के दफना देते थे। लेकिन सुरकोटाडा में कुछ और मिला है, दफनाने का एक अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता था। तो जब कोई मर जाता था तो उसकी हड्डियों को एक छोटे से कंटेनर में करके गाड़ दिया जाता था, एक छोटे से घड़े में करके गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही ह्यूमन बोन्स मिले हैं, यानी एक छोटे से घड़े में, मतलब कई ऐसे घड़े मिले हैं जिसमें कि इंसानों की हड्डियां मिली हैं। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहां से घोड़ों की हड्डियां भी मिली हैं, घोड़ों की हड्डियां। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि किसी का घोड़ा मर गया होगा, उसको दफना दिया होगा, तो आज वही हड्डी हिस्टोरियंस को मिली है। और घोड़ों के एशेज, यानी देखो दो तरीका होता है, कोई मर जाता है तो कुछ लोग जला देते हैं लाश को, कुछ लोग दफना देते हैं। तो सुरकोटाडा में दोनों तरह की चीज होती थी, लाश को दफनाया भी जाता था, लाश को जलाया भी जाता था। तो यहां से हॉर्स की हड्डियां भी मिली है, साथ ही उसके जले हुए राख भी मिला है। किसी की बॉडी जला दोगे तो बॉडी तो राख में बदल जाती है। तो ये दोनों चीजें हमको यहां से मिली है, आप याद रखोगे। सुरकोटाडा फेमस ही है इसीलिए। तो हम जनरल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इन चीजों के मिलने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो आर्ट एंड आर्टिफैक्ट बनाने में भी माहिर थे, ज्वेलरी वगैरह बनाने में, क्योंकि मूर्तियां देख के ही बता सकते हैं कि ज्वेलरीज वगैरह ये बनाते थे। अब अगर मुझे कोई ऐसी मूर्ति मिले जो कि ज्वेलरी पहनी हुई हो तो मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि ये लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते थे। तो इंडस वैली के लोगों के बारे में इतना क्लियर है कि ये लोग पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर, ब्रॉन्ज स्टैचूज, सील्स बनाने में काफी माहिर थे। तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है उनको एक बार रिवाइज कर लें। तो स्टैचू ऑफ मेल टॉर्सो, यानी कि इंसान का आधा कटा हुआ जो शरीर का की जो स्टैचू होती है वो हमको कहां से मिली? हड़प्पा से मिली, जो हमने पहले देखा। और जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट चीजें मिली है, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, ये स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन ये किस चीज की बनी हुई है? तो ये स्टेलाइट नाम का एक सॉफ्ट पत्थर होता था जिसपे कि तराशना इजी रहता है। इसी स्टेलाइट की मदद से सील्स भी बनाए जाते थे और इसी स्टेलाइट की मदद से ये वाली मूर्ति बनी है। फिर मदर गॉडेस की स्टैचू, तो मदर गॉडेस की स्टैचू, इनको देवी की तरह पूजा जाता था। तो ये टेराकोटा की बनी हुई है, टेराकोटा भी एक तरह की मिट्टी ही होती है। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, तो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज का बना हुआ। फिर बुल स्टैचू ब्रॉन्ज का, मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग काफी अच्छे से मेटल को यूज कर सकते थे, ज्वेलरी बना सकते थे, पॉटरी बना सकते थे, इसके काफी सारे सबूत मिले। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, अचानक से कैसे खत्म हो गई आखिर? तो अब हम पता लगाते हैं कि डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे कर गई। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे कर गई, मतलब कहां चली गई ये सिविलाइजेशन, यहां रहने वाले लोग। तो ये सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुई थी? 3300 बीसी में हुई थी। तो एक्सकवेशन के दौरान ये चीज हिस्टोरियंस को सबूत मिले हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि 1500 बीसी के आसपास लोग यहां से शिफ्ट होने लगे, यहां से लोग बाहर निकल गए, यहां रहना बंद कर दिया। और 1300 बीसी आते आते पूरी तरीके से ये जो है यहां लोगों ने रहना बंद कर दिया था।
तो इसके कई रीजंस हैं, कुछ डिटेल में या कुछ कॉन्क्रीटली कहना तो मुश्किल है हिस्टोरियंस के लिए। हिस्टोरियंस गेस कर सकते हैं मिलने वाले सबूतों के आधार पे। तो कई सारी थ्योरीज हैं कि आखिर क्या हुआ होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ। तो कई सारी थ्योरीज हैं। तो ये थ्योरीज हैं, कोई थ्योरी कहती है कि मैसिव फ्लड की वजह से ये लोग खत्म हो गए, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े शहर जो है, जितने भी बड़े बड़े शहर थे, सब बने तो नदी के किनारे पे ही थे, और आज भी उन नदियों में बाढ़ आती है, तो उस वक्त तो आती ही होगी। तो एक थ्योरी तो ये कहती है कि बाढ़ आने की वजह से इन लोगों को उन शहरों को छोड़ना पड़ा। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने देखा कि 7 बार बसाया गया, उसको उजड़ता था, फिर से उसको बसाते थे। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना, जिसके वजह से बार बार आपको सिटीज को बसाना पड़ता है। ठीक है ना। तो आईआईटीज वगैरह ने भी काफी कुछ रिसर्च किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटीज का क्या मानना है। तो आईआईटीज का भी बेसिकली यही मानना है कि या तो बाढ़ की वजह से, आईआईटी खड़गपुर ने रिसर्च किया और उसकी रिसर्च के मुताबिक ये निकल के आया कि 700 ईयर्स तक लगातार ऐसा हुआ कि वहां पे बाढ़ और सूखा ऐसी सिचुएशन बनी रही, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि रहने लायक जगह ही नहीं रही। खैर एनीवेज, एक थ्योरी ये कहती है कि अर्थक्वेक आया उस रीजन में, बहुत बड़े लेवल का अर्थक्वेक आया, क्योंकि कई सारी बिल्डिंग्स मिली हैं जिसके पिलर टूटे। तो पिलर टूटने से पता चलता है कि जैसे आज भूकंप आता है तो आपका घर गिर जाता है ना, तो उन गिरे हुए घरों को देख के कोई बता सकता है कि यहाँ पे कोई भूकंप आया होगा। तो ऐसी कई लोकेशंस पे ऐसे सबूत मिले कि जो घर वगैरह गिर गए ना, तो ये किसी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से हुआ। एक थ्योरी ये कहती है कि इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ये लोग तो नदी के ही भरोसे रहते थे, अगर इनको कुछ फार्मिंग करनी हो, मछली पकड़ के खानी हो, ठीक है, या फिर जहाज से ट्रेड करना हो, जहाज वगैरह चलाना हो, तो काफी हद तक ये डिपेंड करते थे नदियों पे। और उनमें से एक प्रोमिनेंट नदी थी इंडस वैली, तभी तो हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो बहुत ज्यादा साइट्स थी वो इंडस नदी या उसके आसपास ही बने हुए थे। तो ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का कि आज जो हम इंडस नदी देखते हैं तो पुराने जमाने, क्योंकि देखो कई सिटीज हैं इंडस वैली की जो उस वक्त नदी के किनारे थे, लेकिन आज नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। तो ऐसा ही एक थ्योरी है कि इंडस वैली ने अपना रास्ता बदल लिया। तो जब नदी ही नहीं रही वहां पे तो लोग रह के क्या करेंगे। एक थ्योरी कहती है कि प्लेग यानी कोई बहुत बड़ी बीमारी आई जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इफेक्ट हो गए, और या तो उनकी डेथ हो गई या तो उस जगह को ही उन्होंने छोड़ के कहीं और वो लोग चले गए। जो एक सबसे बड़ी कंटेंशियस थ्योरी है, जिस थ्योरी को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, काफी डिबेटेबल थ्योरी है, वो थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन की। अब ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी क्या है, तो देखो सेंट्रल एशिया और यूरोप में जो कंट्रीज है, जैसे रशिया हो गई, रशिया के पास वाली कंट्री, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इस तरह की जगह, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहां से एक नए किस्म के लोग, नए वैरायटी ऑफ लोग, ये इधर उधर इन लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग तो अफ्रीका चले गए, कुछ लोग यूरोप चले गए, और कुछ इंडिया की तरफ बढ़ गए। तो यही लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंचे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से इनका कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक, तो ऐसे कुछ सबूत रिलीजियस टेक्स्ट में भी मिलते हैं। जैसे ये आर्यन लोग हैं ना, तो इन्हीं लोगों ने, अब ये लोग कहां से आए ये कॉन्क्रीटली नहीं कहा जाता है, लेकिन इतना हमको पता है कि यही आर्यन हमारे पूर्वज भी हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस जगह पे बसी हुई थी उसी जगह पे आके ये लोग बस गए। अब ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये कॉन्क्रीटली तो नहीं कहा जाता है, लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि ये लोग इसी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो जब ये इस रीजन में पहुंचे तो इनका इंडस वैली में रहने वाले लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इनका कब्जा हो गया, और इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वैनिश हो गई। तो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे ऋग्वेद वगैरह, उन सबको पढ़ने से भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो अलग अलग कह लो कि सिविलाइजेशंस की लड़ाइयां हुई। जैसे ऋग्वेद में क्या क्या लिखा है कि एक तरफ देवता है और एक तरफ दानव, तो हो सकता है जिनको दानव कहते हो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हों,
उसमें कई ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो आप पढ़ोगे, इसलिए डिबेट हो जाता है, इसलिए हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, हम बस अपनी हिस्ट्री तक रहेंगे। तो यही वाली चीज है। तो यही अलग अलग थ्योरीज है जो ये कहती है कि इन्हीं में से कुछ हुआ होगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हो गया। बस हम इतना कह सकते हैं श्योरिटी के साथ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस जगह पे बसा हुआ था उसी जगह पे अब आर्यन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। तो अगली वीडियोस में हम आर्यंस को भी कवर करेंगे कि कौन थे ये आर्यंस।